आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 18 का, जिसका उन्वान है काठ का घोड़ा। सबक काठ का घोड़ा बच्चों ये एक मुख्तसर अफसाना है और इस अफसाने को रतन सिंह ने लिखा है। रतन सिंह उर्दू अदब की बड़ी हस्ती है, नामवर हस्ती है और उर्दू नस्र निगारी में आपका बड़ा नाम है। सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने रतन सिंह की जिंदगानी के हवाले से और तर्ज तहरीर की खुसूसियात के हवाले से मालूमात हासिल की। दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यहां हम रतन सिंह के अफसाने काठ के घोड़े का मुताला करेंगे और काठ का घोड़ा इस अफसाने के जरिए रतन सिंह क्या पैगाम देना चाहते हैं, किन लोगों की, मुआशरे की किन बुराइयों को आपने जाहिर किया है, किन चीज़ों की तरफ इशारा किया है, उन बातों की हम मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा होगा वो इस सबक से मुतालिक सवाल जवाब के ऊपर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, साकित बुंदू। बुंदू बच्चों इस सबक का मेन किरदार है। सबक काठ का घोड़ा, इसके नाम से यह आपको पता चल रहा है कि ये एक ऐसे शख्स के बारे में बात हो रही है जिसकी जिंदगी काठ के घोड़े की तरह हो गई। काठ का घोड़ा ना कोई हलचल करता है, ना कोई हरकत करता है, ना आवाज करता है, ना रफ्तार करता है। वो सिर्फ एक ही जगह खड़ा हुआ जमा हुआ रहता है। उसके आसपास के माहौल में, आसपास के मुआशरे में बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती हैं, लेकिन उस काठ के घोड़ा बने हुए बुंदू की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती, कोई बदलाव नहीं आता। बुंदू के वालिद भी रिक्शा खींचते थे, बुंदू खुद रिक्शा खींचता था और आगे चलकर बुंदू को जो नजर आ रहा है कि उसका बेटा चंदू भी रिक्शा ही खींचने वाला है, उसकी जिंदगी भी इसी काठ की घोड़े की तरह बनकर रह जाएगी, उसका बेटा भी काठ का घोड़ा बनकर रह जाएगा। इन्हीं एहसासात को, इन्हीं जज्बात को और हमारे मुआशरे की इस खासियत को बड़ी शिद्दत से आपने उभारा है। इस अफसाने के जरिए आपने जो कमियां हैं, जो हमारे मुआशरे के अंदर कुछ लोगों को पीछे छोड़ दिया जाता है और कुछ लोग बहुत तरक्की कर लेते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को बहुत उम्दा तरीके से आपने नमूदार किया है। तो हम शुरू करते हैं, मुताला करते हैं इसका अफसाने का। बहुत गौर व फिक्र के साथ आपको पढ़ना है और तफक्कुर के साथ आपको जज्बात का भी ख्याल रखना है। जज्बात निगारी बहुत अच्छे अंदाज में की है और बहुत उम्दा किस्म का ये अफसाना है। काठ का घोड़ा इसका नाम है और मरकजी ख्याल मैंने आपको बताया कि बुंदू नाम का किरदार है जो ज़माने की तब्दीलियों के साथ, दुनिया की बदलने के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सका, तरक्की नहीं कर सका, पीछे रह गया है। अब उसकी ज़िंदगी एक काठ के घोड़े की तरह हो गई है जिसमें कोई हरकत नहीं है, कोई वो आगे की कुछ उसके इम्कानात आगे बढ़ने के नज़र नहीं आ रहे हैं। बच्चों देखिए, ये एक सीन बनाया गया है यहाँ पर और इस सीन में दिखाया गया है कि ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। बुंदू जो ठेला खींचता है उसके ठेले के ऊपर बहुत सारा वजन रखा हुआ है। उम्र उसकी बढ़ रही है, ताकत कम हो रही है। अब अपनी कम होती कुव्वत की वजह से और गाड़ी के ऊपर रखे हुए बहुत ज़्यादा वजन की वजह से वो उस ठेले को नहीं खींच पा रहा है। कुछ जगह भी, रास्ता भी चढ़ाई वाला था, तो पीछे उसके खड़े होने की वजह से बहुत सारा ट्रैफिक जाम हो गया है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, सबको अपने अपने मुकाम पर जाने की जल्दी है। लेकिन बुंदू काठ का घोड़ा बना हुआ खड़ा है, बेहिस्सो हरकत खड़ा हुआ है, साकित बना हुआ खड़ा हुआ है। साकित का माने होता है बच्चों जिसमें कोई हरकत नहीं हो, जिसमें कोई एहसास नहीं हो। इसीलिए इस सबक का उन्वान जो दूसरा हिस्सा है, इसका उन्वान मैंने साकित बुंदू रखा है ताकि आपको पता चल जाए कि बुंदू नाम का शख्स है जो मुआशरे में उन लोगों की अक्कासी कर रहा है, उन लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है जिनको हमने पीछे छोड़ दिया है। किस वजह से वो पीछे छूटे, उन मामलात पे भी सबक के अंदर बात की जाएगी। क्या उनकी ज़िंदगी के अंदर हालात पैदा होते हैं और क्यों वो उन हालात का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, इन सब बातों का हम मुताला करने वाले हैं। तो सीन आपको समझ लेना है कि ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, बुंदू गाड़ी खींच रहा है और सभी उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हैं कि बुंदू आगे बढ़े तो लोगों की जिंदगी भी चले, लोग भी अपने घरों तक, अपने मुकाम तक पहुंच सकें। इस वक्त बुंदू का ठेला तो ठेला, खुद बुंदू ऐसा बेजान काठ का घोड़ा बनकर रह गया है जो अपने आप ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना आगे बढ़ सकता है। बुंदू चढ़ाई के ऊपर ठेला खींच रहा है और खींचते खींचते अब वो थक गया है,
अब उसके पास जान बाकी नहीं रही है, ना तो उससे पीछे जाया जा रहा है गाड़ी छोड़कर और ना ही गाड़ी आगे खींच रही है। वो काठ के घोड़े की तरह जम गया है, उस जगह के ऊपर मुकीम हो गया है, उससे हिला डुला भी नहीं जा रहा है। तो ना तो वो हिल सकता है ना डुल सकता है। काठ का घोड़ा मतलब लकड़ी का घोड़ा। लकड़ी का घोड़ा हम खेलने के लिए मेलों ठेलों से लेकर आ जाते हैं। वो कोई हरकत नहीं करता है, ना चलता है ना बोलता है, एक जगह जमा रहता है। सिर्फ उसके ऊपर बैठकर थोड़ी देर खेलते हैं और उसके बाद वो रखा रहता है। तो काठ का घोड़ा यानी लकड़ी का घोड़ा। तो जैसे लकड़ी का घोड़ा होता है जिसमें कोई हरकत नहीं होती, बुंदू भी ऐसा हो गया है, उसके अंदर कोई हरकत नहीं हो रही है, चला नहीं जा रहा है। इसीलिए बुंदू की वजह से अंधेरदियों के तंग बाजार में रास्ता करीब करीब बंद होकर रह गया है। यह अंधेरदियों एक बाजार का नाम है। इस बाजार के अंदर बुंदू की बीच के अंदर गाड़ी खड़ी हुई है, ठेला खड़ा हुआ है और उसकी वजह से, बुंदू की वजह से सारा रास्ता जाम हो गया है। सबके काम अटक गए हैं, सब फंस गए हैं। अब उसमें बहुत सारे लोग हैं, वजीर भी हैं उस फंसे हुए जाम के अंदर, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं वो भी फंसे हुए हैं, पुलिस वाले भी फंसे हुए हैं, रोजमर्रा के कामों से घर से निकलने वाले मर्द और खवातीन भी हैं। सभी लोग जो अपनी जिंदगी के जरूरियात को निपटाने के लिए निकले हैं, भागा दौड़ी में हैं, जल्दबाजी में हैं, सब बुंदू की वजह से रुक गए हैं। बुंदू रुक गया तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी जिंदगी रुक गई है। सभी उसके पीछे खड़े हुए हैं। तो तंग बाजार में रास्ता करीब करीब बंद होकर रह गया है। जरूरत से ज्यादा बोझ से लदा हुआ बुंदू का ठेला सड़क पर चढ़ाई होने की वजह से रुक सा गया है। अब बुंदू थका हुआ है, उसके ख्यालात और जज्बात कई तरह के उसके मन के अंदर आ रहे हैं। वो कैफियत तो उसके मन के अंदर है ही, साथ ही आज उसके ठेले पर भी ज्यादा वजन रखा हुआ है, आज वो चढ़ाई वाले रास्ते पर भी है। तो कई चीजें मिलकर ऐसा माहौल बना दिया है कि बुंदू जरा सा भी आगे पीछे नहीं हो पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रह रहकर अगर चलता भी है तो जू की रफ्तार से रेंगता है। जू एक कीड़ा होता है जो बालों के अंदर पैदा होता है, तो वो जू की रफ्तार से बहुत धीरे धीरे, बहुत धीमी रफ्तार से ये आगे बढ़ता है। अगर चलने की कोशिश करता है, वरना जमा हुआ है और वो रुका हुआ है और फिर खड़ा हो जाता है। यानी वजन ज्यादा है, चलने की कोशिश करता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर वो रुक जाता है, जम जाता है। उसके पीछे कारें, ट्रक, बसें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, गरज ये कि सभी तेज रफ्तार गाड़ियों की लंबी कतार ठहर सी गई है और उन्हीं के बीच में तांगे और रिक्शे भी फंसे हुए हैं। जितनी भी तेज रफ्तार गाड़ियां हैं जो जाम में फंसी हुई हैं, अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो सब भी बुंदू के पीछे खड़ी हुई हैं। बुंदू आगे बढ़ेगा तो वो चीजें बड़ी हैं। सभी तरह की गाड़ियां और सभी तरह की चीजें यहां पर शामिल हैं। बसें, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तांगे वगैरह सभी उसके अंदर फंसे हुए हैं। इन गाड़ियों में बैठे हुए वजीर, मुल्क के बड़े बड़े कारखानेदार, कारोबारी सेठ, दफ्तरों के अफसर, दुकानदार और वर्दियों वाले फौजी और पुलिस वाले, सफेद कॉलरों वाले बाबू, आम आदमी, सौदा सलूफ खरीदने के लिए घरों से निकली औरतें, स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सभी के सभी ठहर गए हैं। पूरा का पूरा शहर बुंदू के पीछे ठहरा हुआ है। अब उसमें कौन कौन है? उसमें मुख्तलिफ पेशों वाले आदमी, हर तरह के दुकानदार, कारोबारी सेठ, वकील, वजीर, इंजीनियर, सभी के सभी फंसे हुए हैं। सभी के सभी बुंदू की तरक्की का इंतजार कर रहे हैं, बुंदू के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों, बुंदू अलामती किरदार है। क्या अलामत कर रहा है? ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है हमारे मुआशरे के गरीब तबके के लोगों की तरफ। वो लोग जो समाज की तरक्की के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाए, जो पीछे रह गए, पीछे हट गए। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, किन किन वजूहात से वो पीछे रह गए। बुंदू जो ये किरदार है, इसके आसपास के इसके दोस्त, इसके भाई जो थे, इसके पड़ोसी थे, वो सब तरक्की कर गए। यानी वो सब तेज रफ्तार गाड़ियों के अंदर सवार होकर आगे बढ़ गए, निकल गए, सिर्फ बुंदू ही पीछे रह गया। वो इसलिए क्योंकि बुंदू के जो बाप हैं वो भी ठेला चलाते थे। जब बुंदू के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया तो ये स्कूल में नहीं जा सका,
उनके साथ नहीं पढ़ सका, और नहीं पढ़ सका तो जो उसके वालिद करते थे वही काम उसको करना पड़ा। पेट को पालने के लिए उसको मजदूरी करनी पड़ी, उसको ठेला खींचना पड़ा। अगर उसको पढ़ने की सहूलियत मिल जाती, उसको स्कूलों के अंदर एडमिशन मिल जाता, उसको कोई कमर पर हाथ रखने वाला, पीठ थपथपाने वाला मिल जाता, तो शायद बुंदू भी तरक्की कर जाता, बुंदू भी तरक्की याफ्ता हो जाता। लेकिन बुंदू को वो सहूलियात नहीं दी गई, वो चीजें नहीं दी गई जो दूसरे बच्चों को मुहैया थी, जो उसके दोस्तों को मुहैया थी, जो अमीरों को मुहैया थी, वो चीजें गरीबों को नहीं दी गई। तो अमीर और अमीर हो गए और गरीब होते चले गए। अमीरों और गरीबों के बीच की फासला बढ़ गया। एक तबका तो बहुत ऊंचा हो गया, बहुत तरक्की याफ्ता हो गया, और दूसरा तबका गर्त में चला गया और बुरे हालात में, बुरे माहौल में वो जिंदगी गुजारने के ऊपर मजबूर हो गया। तो बुंदू उन सब लोगों की अक्कासी करता है कि जो तरक्की के अंदर आगे नहीं बढ़ पाए, तरक्की याफ्ता नहीं बन पाए, उन सब लोगों की अक्कासी कर रहा है। अब बुंदू या उस जैसे दूसरे इंसान, वो भी इंसान है, उनमें भी जान है, उनमें भी जज्बात है। बुंदू के क्या क्या जज्बात है, उन लोगों के मन में क्या क्या जज्बात आते हैं, ये काट के घोड़ा में बताया जा रहा है। देखिए, अब बुंदू की वजह से उन सभी की रफ्तार ठहर गई। शहर, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो सारे मुल्क, लगता है जैसे बुंदू की सुस्त रफ्तार की वजह से सारी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई। बच्चों, ये जरूरी है कि सभी तबके एक साथ तरक्की करें। अगर कोई एक तबका तरक्की करेगा तो वो मुल्क की तरक्की नहीं होगी। मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है, कौम की तरक्की के लिए जरूरी है कि उसके सभी लोग बराबर से तरक्की करें, बराबर से आगे बढ़ें। अगर उनके अंदर तफरीक हो गई, उनके अंदर ऊंच नीच हो गई, तो एक बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा, तो फिर वो सच्ची तरक्की नहीं है, वो अच्छी तरक्की नहीं है। अच्छी तरक्की तभी मानी जाएगी कि जब सभी तबके के लोग आगे बढ़ेंगे, सभी जात के लोग आगे बढ़ेंगे, सभी मजहब के लोग आगे बढ़ेंगे। अगर एक मजहब के मानने वाले पीछे रह गए तो वो मुल्क की तरक्की नहीं कही जाएगी, क्योंकि हैं तो वो बाशिंदे। एक जात को मानने वाले लोग अगर नीचे रह गए, तरक्की याफ्ता ना हो पाए, तो फिर मुल्क की सच्ची तरक्की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो मुल्क के बाशिंदे हैं। जब तक मुल्क के बाशिंदे सुखी नहीं रहेंगे, तरक्की नहीं करेंगे, तब तक मुल्क भी सुखी नहीं रहेगा, मुल्क भी तरक्की नहीं करेगा। तो बुंदू तरक्की नहीं कर पाया, गरीब रह गया, कमजोर रह गया। लेकिन अब आज उसकी वजह से जितने भी उसके आगे तरक्की करने वाले हैं, सब उसके इंतजार में हैं, सब उसके पीछे खड़े हुए हैं कि वो आगे बढ़े तो मुल्क का निजाम चले। सभी उसके ऊपर इन्हिसार हो गए, सभी चीजों का इस चीज के ऊपर इन्हिसार हो गया कि अगर वो आगे बढ़ेगा तो दूसरे लोग आगे बढ़ेंगे, अगर उसकी तरक्की नहीं है तो किसी की तरक्की नहीं है, सब उसके पीछे पीछे खड़े हुए हैं। तो बुंदू की रफ्तार की वजह से ऐसा मालूम देता है कि जैसे पूरी दुनिया की रफ्तार कम हो गई। यूं तो वजीर अपनी कार में बैठा कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहा है। अब उन लोगों के हालात बता रहे हैं जो बेचैन हो रहे हैं बुंदू से आगे निकलने के लिए, बुंदू से पहले जाने के लिए, जो परेशान हो रहे हैं, जाम में फंसे हुए हैं। तो रतन सिंह उन लोगों के हाल देखिए कितनी खूबसूरती से बयान करते हैं। वो कहते हैं कि वजीर अपनी कार में बैठा हुआ कुछ लोगों से बातें कर रहा है, उसको वक्त नहीं है, परेशान हो रहा है, लेकिन कार में बैठा हुआ वो बातें कर रहा है। लेकिन बेचैनी से बार बार घड़ी देख रहा है, क्योंकि किसी गैर मुल्की वफद से मिलने का वक्त करीब आ रहा है। वफद के माने होते हैं बच्चों नुमाइंदों की जमात, किसी गैर मुल्क से आने वाली जमात, उसके नुमाइंदों की जमात जो वजीर से मुलाकात करने वाली थी। अब वजीर का वक्त हो गया था, उस मुकर्रर जगह पर जाकर उसको मुलाकात करनी थी। वो वफद इंतजार कर रहा था, जो विदेशी जमात आई हुई है वो वजीर से मुलाकात के लिए मुंतजिर है। वजीर को भी पता है कि देर हो रही है, तो बेचैनी में बार बार घड़ी देखता है और सोचता है कि किस तरह से मैं यहां से निकलूं, और बेचैनी के अंदर अंदर बैठे हुए लोगों से बातें भी कर रहा है। तो वफद से उसको मुलाकात करनी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे से रास्ता इस तरह बंद क्यों हो गया है। उसका ड्राइवर घबराया हुआ बार बार कार से उतरता है। हर आदमी अपना काम कर रहा है, जिसकी जो जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। वजीर बार बार घड़ी देख रहा है कि वक्त हो रहा है, रास्ता खुले और मैं अपने वफद से मिलने जाऊं, मैं लोगों से मिलने जाऊं। ड्राइवर भी उसका घबराया हुआ है, बेचारा परेशान है कि जाम में फंसे हुए हैं और वजीर हो सकता है कि उसको भी कुछ सजा दे दे।
तो वो बार बार गाड़ी से निकलता है घबराया हुआ, बाहर देखता है जाम लगा हुआ है, खोलने की कोशिश करता है, वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है, कार में बैठ जाता है, कुछ दूर जाकर देख कर आता है और फिर मायूस होकर गाड़ी में बैठकर इंतजार करने लगता है। जद्दोजहद में, कोशिश में है कि किसी तरह से जाम खुल जाए। वो लोग जो कार में बैठे वजीर से बातें कर रहे हैं, दिल ही दिल में खुश हैं कि रास्ता बंद होने की वजह से कार खड़ी है और उन्हें वजीर के सामने अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल रहा है। वजीर जल्दबाजी में है, उसको गैर मुल्की वफद से मुलाकात करनी है, जाम में फंसा हुआ है, तो उसकी गाड़ी में कुछ लोग उससे जो मुलाकात कर रहे हैं वो भी खुश हैं। वो इसलिए खुश हैं क्योंकि जाम की वजह से गाड़ी फंसी हुई है, वजीर कहीं जा नहीं सकता, तो उनको जो वक्त दिया गया था मुलाकात का, वो और वक्त उनको मिल रहा है, बैठे हुए हैं आराम से वजीर से बात कर रहे हैं। लेकिन वजीर बेचैन है, परेशान हो रहा है। कारखानेदार और कारोबारी सेठ अलबत्ता कारों की गद्दियों पर बैठे बेचैन हो रहे हैं। उनके लिए हर गुजरे हुए पल के माने हैं लाखों का घाटा। अब जो गाड़ियों में दूसरी गाड़ियां और भी हैं, वजीर की गाड़ी का हाल बता दिया, अब दूसरी गाड़ियों का बता रहे हैं कि कारोबारी सेठ, धन्ना सेठ बैठे हुए हैं, मोटे मोटे कारोबारी बैठे हुए हैं। उन कारोबारियों को भी जल्दी हो रही है। उनको जल्दी क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे जैसे उनका वक्त जा रहा है, जैसे जैसे घड़ी की सुई चल रही है, उनको लग रहा है कि मुझे घाटा होगा। हर वक्त उनका, हर पल उनका एक बड़ा घाटा होता है। देखिए यहां पर उनके लिए हर गुजरे हुए पल के माने हैं लाखों का घाटा। गुजरे हुए पल, पल का मतलब है एक घड़ी, वक्त का कुछ हिस्सा, छोटा सा हिस्सा पल कहलाता है। तो जो वक्त गुजर रहा है ये आम इंसान के लिए आम है, कोई कीमत नहीं है आम इंसान के लिए। लेकिन जो बड़े व्यापारी होते हैं उसके लिए एक एक पल का माने होता है लाखों का घाटा। लाखों का घाटा कैसे होगा बच्चों? जो व्यापारी होते हैं, इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर बच्चों वक्त की बहुत कीमत होती है। हर ऑर्डर को, जो भी काम इनको मिला हुआ है, वक्त पर पहुंचाना होता है, जिससे जब मुलाकात का वक्त मुकर्रर कर दिया उसी वक्त के ऊपर मुलाकात करनी होती है। क्योंकि कई कंपनियां ताक में रहती हैं, कई कारोबारी दूसरे ताक में रहते हैं। जैसे ही किसी एक ने देर की, दूसरा उस जगह पे पहुंच जाता है, उस ऑर्डर को हासिल कर लेता है। तो वक्त निकलने का मतलब है लाखों का घाटा, लाखों का नुकसान। तो कंपनियों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर बड़े कारोबारियों को, उनके लिए वक्त की बहुत अहमियत है। वो भी परेशान है क्योंकि उनका जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उनका नुकसान बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह सर पर लोहे की टोपी पहने हुए फौजी बार बार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा रहा है। अब एक फौजी भी फंसा हुआ है, सर पर लोहे की टोपी लगा रखी है उसने, उसका भी वक्त हो गया जाने का, बार बार हॉर्न बजा रहा है वो कि उसका हॉर्न की आवाज सुन के वो ट्रैफिक खुल जाए। लेकिन बुंदू पर किसी चीज का असर नहीं हो रहा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो जानता है कि अगर दफ्तर पहुंचने में देर हो गई तो उसका कमांडेंट ऑफिसर 40 किलो वजन पीठ पर लदवाकर 10 किलोमीटर का रोड मार्च करवा देगा। रोड मार्च हुक्म न मानने पर फौजी की पीठ पर भारी बोझ लदवाकर सड़क पर दौड़ाया जाता है। ये एक सजा होती है बच्चों, वजन रखकर कमर के ऊपर और दौड़वाया जाता है, दौड़ लगवाई जाती है और बड़ी सजा होती है। ये फौजी को फिक्र हो रही है जो गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है कि जाम में फंस गया हूं मैं, अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंच पाया तो मेरा कमांडेंट आज तो मुझे रोड मार्च करवा देगा, मेरी पीठ के ऊपर वजन रखकर मुझे दौड़वा देगा, सजा मिल जाएगी। तो उसको भी डर लगा हुआ है, वो भी बार बार हॉर्न बजा रहा है, बार बार आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रोड जाम होने की वजह से वो भी नाकाम रहता है। लेकिन बुंदू इन सबसे बेखबर है, बेनियाज है। बेनियाज यानी बेपरवाह, कोई मतलब नहीं है उसको। वही वैसे के वैसे खड़ा हुआ है, गाड़ी उससे आगे बढ़ नहीं रही, वो गाड़ी से हट नहीं रहा, गाड़ी पकड़े हुए बस खाली जैसे काठ का घोड़ा खड़ा रहता है, काठ के घोड़े की तरह खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया के कामकाज, सारे उसके कामकाज रुके हुए हैं, सभी पेशेवर आदमी रुके हुए हैं, वजीर रुके हुए हैं, वकील रुके हुए हैं, सभी उसके पीछे कतारें बनाए हुए खड़े हैं और सभी ये सोच रहे हैं कि बुंदू आगे बढ़े तो जिंदगी आगे बढ़े। लेकिन बुंदू जमा हुआ है, आज उससे ठेला खिंच भी नहीं पा रहा। एक तो सेठ के बच्चे ने ज्यादा बोझ लाद दिया है, दूसरे उसके ठेले का धुर्रा जाम हो रहा है। ठेले का धुर्रा जो पहिया लगा होता है, पहिया जिस लकड़ी से जुड़ा रहता है, जिस लोहे से जुड़ा रहता है, वो उसकी धुरी कहलाती है, धुर्रा कहलाता है।
इसके पहिए का दुर्रा भी जाम हो रहा है आज, और सेठ ने भी आज ज्यादा वजन इसके ऊपर रख दिया है। तो इसको गुस्सा आ रहा है कि सेठ के बच्चे ने भी आज ज्यादा वजन रख दिया है, तो वो खींच नहीं पा रहा है गाड़ी को। तीसरे ये कि चढ़ाई का रास्ता है, और चौथे ये कि उसका मन ही नहीं हो रहा है ठेला खींचने का। आज उसका मन भी खराब है, क्योंकि कुछ ऐसे हालात उसके सामने आज पेश आए हैं कि उसका मन ही नहीं कर रहा। उसका मन कर रहा है कि एक जगह कहीं बैठकर मैं रोऊं पीटूं, अपने दुख के ऊपर, अपने गम के ऊपर, अपने आप के ऊपर शोक बनाऊं। इसका मन ऐसा कर रहा है, मन खराब हो रहा है। तो कई तरह की वजूहात मिल गई हैं, और वो ठेला वहां पर खड़ा हुआ है, और बुंदू भी उसके साथ खड़ा हुआ है। वही काठ के घोड़े वाली बात हो रही है, जो अपने आप सरक नहीं सकता। जब भी उसका मन उदास होता है तो उसकी कैफियत उस काठ के घोड़े जैसी हो जाती है, जिसे वो बचपन में एक मेले से खरीदकर बड़ा दुखी हुआ था। तो बचपन में ये मेले में काठ का घोड़ा खरीद कर लाया था। अब जब भी दुखी होता है तो उसका मन काठ के घोड़े की तरह हो जाता है, और वो खुद भी एक काठ का घोड़ा बन जाता है कि ना तो उसका कुछ करने का मन करता है, ना हंसी का मन करता है, ना कुछ खाने का मन करता है। एक जगह खामोशी से पड़ जाता है। बच्चों, ये कैफियत बहुत सारे लोगों में होती है, हम में भी अक्सर ये पाई जाती है कि जब हमें कोई दुख मिलता है, कुछ ऐसा काम हो जाए जो हमारे मन मुताबिक नहीं हो, हमारे मुआफिक नहीं हो, तो हम खामोशी से एक तरफ बैठ जाते हैं, ना किसी से बोलते हैं, ना कुछ खाते पीते हैं। सुकून के अंदर आकर बगैर राजी खुशी खामोशी से एक जगह बैठ जाते हैं, कोने बैठ जाते हैं। बस वही कैफियत काठ के घोड़े वाली कैफियत है। वही काठ का घोड़ा है कि जिसमें कोई हरकत नहीं है। बुंदू बचपन में एक काठ का घोड़ा खरीद कर लाया था, लेकिन जब देखा कि इसके अंदर तो कोई हलचल ही नहीं है, कोई इसके अंदर हरकत ही नहीं है, और जो उसके साथी लेकर आ रहे थे वो चाबी से चलने वाले खिलौने लेकर आए थे, जो नाचते भी थे, चलते भी थे, भागते भी थे, उछलते भी थे, तरह तरह के करतब लोगों को दिखाते थे, क्योंकि उनके पास पैसा था, अच्छा पैसा था। बुंदू के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उनकी बराबरी कर सके, उनके जैसे खिलौने ला सके। तो वो काठ का घोड़ा ले आया था, ले तो आया, लेकिन उसका मन दुखी था कि मैं ये घोड़ा क्यों ले आया, इसमें ना कोई हरकत है और ना ही कि ये कुछ करतब दिखा पा रहा है। बुंदू बहुत दुखी हुआ था बचपन में उस घोड़े को लाते हुए। तो उसने वो घोड़ा तो फेंक दिया था, लेकिन वो घोड़ा उसकी जिंदगी के अंदर बन गया है, उसके जज्बातों के अंदर उस घोड़े की जगह बन गई है, और उसके अंदर भी उस घोड़े की जैसी हरकत, उस घोड़े की जैसी आदत खसलत पैदा हो गई है। यानी उसके मुकद्दर से वो घोड़ा जुड़ गया। काठ का रंगीन घोड़ा लेकर जब वो बड़े फख्र से गली के बच्चों के बीच गया, तो उसने देखा कि किसी के पास चाबी वाली मोटर थी जो घू घू करती हुई तेज भागती थी, और किसी के पास रेलगाड़ी थी, इंजन समेत अपने आप चलने वाली गाड़ी। जिसके पास ऐसे दौड़ने वाले खिलौने नहीं थे, उनके पास रस्सी के सहारे घूमने वाले रंगीन लट्टू थे। तो जो नहीं ला सकते थे ऐसा सामान, जो रेलगाड़ी वगैरह और चाबी से चलने वाले खिलौने नहीं ला सकते थे, तो वो लट्टू ले आए थे, रस्सी से चलने वाला लट्टू, और वो लट्टू चलाते थे। तो लट्टू में भी बच्चों हरकत होती है, लट्टू भी घूमता है अपने धुर्रे पर। लेकिन ये घोड़ा ले आया था, काठ का घोड़ा ले आया था, ये उससे दुखी था, अपने आप से दुखी था कि मैं काठ का घोड़ा क्यों ले आया। तेजी से घूमते हुए वो ऐसे लगते थे जैसे वो सारे मैदान को अपने घेरे में ले रहे हैं। लट्टू के बारे में बात हो रही है। जब लट्टू चलाया जाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है, और वो पूरे मैदान को अपने चक्कर में लेने के लिए घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। उन खिलौनों के सामने उसका काठ का घोड़ा साकित बेजान था। साकित यानी बेहरकत, जिसमें कोई एहसास नहीं हो, जिसमें कोई हरकत नहीं हो, वो साकित कहलाता है। तो उसके घोड़े में ऐसा लग रहा था जैसे कोई जान नहीं है। लट्टू है वो भी बेजान था, लेकिन उसको जब रस्सी में बांधकर चलाया जाता था तो वो बहुत दिलकश अंदाज में चक्कर लगाता था, घूमता था वो, और सभी उससे खुश होते थे। लेकिन ये जो लकड़ी का घोड़ा ले आया था, ये काठ का घोड़ा ले आया था, इसमें कोई हरकत नहीं थी, ये एक जगह जमा हुआ था। वैसे बच्चों के सामने खेलते हुए उसने भी अपने घोड़े को टांगों के बीच में फंसाकर दौड़ने का स्वांग रचा था। स्वांग यानी नाटक करना, खामोश नकल, रूप बदलना। तो उसने बच्चों को देखकर नाटक रचा था, स्वांग करता था, अपने टांगों के बीच में घोड़े को लगाता था और दौड़ने की कोशिश करता था कि देखो मेरा घोड़ा भी दौड़ रहा है। लेकिन सिर्फ वो दिखावा करता था। उसका मन दुखी था कि मैं कैसा खिलौना लेकर आ गया, मुझे लट्टू लाना चाहिए था, मुझे चाबी वाले खिलौने लाने चाहिए थे, मुझे रेलगाड़ी लानी चाहिए थी,
और भी अच्छे अच्छे खिलौने बाजार में मिलते हैं, मेले में मिलते हैं खूब खिलौने, मुझे वो खिलौने लाने चाहिए थे। तो वो अपने आप से भी दुखी था, परेशान था कि काठ का घोड़ा लेकर आया हूं, अब ना तो किसी से कुछ कह सकता और ना कोई जिद कर सकता। तो वो खामोश एक तरफ बैठा हुआ था, उस काठ के घोड़े की तरह बना हुआ, उस काठ के घोड़े की तरह अपनी जिंदगी को बिता रहा था। लेकिन दिल ही दिल वो जानता था कि उसका खिलौना दूसरों के खिलौनों के सामने बेकार और बेमाने हैं। वो स्वांग कर रहा था, नाटक कर रहा था उसके साथ खेलने का, लेकिन ये बात वो मानता था कि वो जो खिलौना लाया है वो बेकार है और वो कोई काम का नहीं है, बेमानी खिलौना है वो। इसलिए घर आकर उसने काठ के घोड़े को चूल्हे की आग में झोंक दिया। अब वो गुस्सा था उस काठ के घोड़े पर, सबके सामने खेल लिया, खुश होने का नाटक कर लिया कि मैं भी अपने घोड़े के ऊपर बैठकर सवारी करता हूं, लेकिन दिली दिली बात वो तस्लीम करता था कि ये घोड़ा किसी काम का नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। घर पर आया और अपने घर के चूल्हे के अंदर उस काठ के घोड़े को उसने जला दिया। लेकिन जलने के बावजूद जैसे वो बेजान काठ का घोड़ा उसकी शख्सियत के साथ चिपक कर रह गया। अब ये बता रहे हैं कि वो खिलौना जल गया, वो काठ का घोड़ा खत्म हो गया, लेकिन जलने के बाद भी ऐसा लगता था कि जैसे वो खिलौना, वो काठ का घोड़ा उसकी शख्सियत से चिपक कर रह गया था। यानी उसमें भी वो कैफियत पैदा होने लग गई थी जो उस काठ के घोड़े में थी। क्योंकि जब भी उसका मन दुखी होता था, वो परेशान होता था, कहीं उसका मन नहीं लगता था, तो वो खामोश काठ के घोड़े की तरह बन जाता था, बेहिस्सो हरकत बन जाता था, साकित बन जाता था जिसमें कोई हरकत नहीं हो। क्योंकि हुआ ये कि गली के ही बच्चे जो उसके साथ खेला करते थे, उनमें से कोई पढ़ लिख कर मुनीम बन गया था और कोई वकील, कोई स्कूल का मास्टर हो गया था, कोई बड़ा अफसर, और उसके बरक्स बुंदू वही काठ का घोड़ा बना रह गया था। बाप ठेला चलाता था तो वो भी ठेला ही खींचता था। बरक्स यानी बरखिलाफ, उल्टा। अक्स के माने होते हैं बच्चों तस्वीर जो आईने में नजर आती है, परछाई। तो जो बुंदू के साथ खेलने वाले बच्चे थे, जो अलग अलग अंदाज में उसके साथ खेलते थे, बचपन साथ में गुजारते थे, वो पढ़ लिख कर आला ओहदों के ऊपर, आला मुकाम के ऊपर चले गए, सब तरक्की कर गए, आगे बढ़ गए, और बुंदू वहीं पीछे रह गया। उसका बाप ठेला चलाता था, बुंदू भी ठेला ही चलाता था। यानी काठ का घोड़ा वो बना रह गया जिसमें कोई हरकत नहीं हुई, कोई तरक्की नहीं हुई। जिस तरह से काठ का घोड़ा एक ही जगह पे जमा रहता है, बुंदू भी एक ही जगह जमा रहा। बुंदू की जिंदगी के अंदर भी कोई तरक्की नहीं हुई, कुछ उसने बड़ा काम नहीं किया। तो बता रहे हैं कि यह कैफियत उसको काठ के घोड़े से मिली और काठ का घोड़ा उसकी शख्सियत के साथ जुड़ गया। उसके साथ ही तरक्की करके आगे बढ़ गए, लेकिन बुंदू तरक्की ना कर सका और वो पीछे रह गया। बाप की तरह वो भी ठेला खींचने लग गया। और इस बात का उसे दुख भी होता था, उसे अफसोस भी होता था कि उसके जो साथी हैं उनको पढ़ने का मौका मिला, आला तालीम हासिल करने का मौका मिला, उनको इसकी सहूलियत दी गई कि उन्होंने पढ़ाई कर ली और वो आगे बढ़ गए। लेकिन बुंदू के वालिद की माली हालत ठीक नहीं थी, मुआशी ज़रूरियात के लिए बुंदू को ठेला खींचना पड़ा। बाप के बाद अपने घर के खर्चे चलाने के लिए इसको ठेला खींचना पड़ा, इसकी तालीम पूरी नहीं हो सकी। वो अक्सर सोचता कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक ही गली में रहते हुए बाकी लोग बढ़ गए और पीछे रह गया, और वो पीछे रह गया, ऐसा क्यों कर हो गया। लेकिन वो सोचे भी तो क्या, काठ का घोड़ा भला सोच ही क्या सकता है। अब उसका जहन भी इतना नहीं है कि वो इन बातों से आगे बढ़ पाए। वो वजह ढूंढना चाहता है, वो मालूम करना चाहता है, खुद से ही सवाल करता है कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे साथी आगे बढ़ गए, तरक्की कर गए, ऊंचे मुकाम के ऊपर चले गए और मैं वहीं के वहीं अटका रह गया। मेरे अंदर वो सलाहियत नहीं थी क्या? क्या मेरे अंदर मेरी तरबियत ऐसी नहीं की गई कि मैं तरक्की कर सकता था? तो वो सोचे भी तो कहां तक सोच सकता था, कितना उसको दिमाग चला सकता था। जबकि इसके पीछे बात यह थी कि हमारे मुआशरे का ताना बाना ही इस तरह से बुन दिया गया था कि जिसके पास दौलत हो, जिसके पास इज्जत हो, जिसके पास आला ओहदे हो, वो अपनी औलाद के लिए भी उसी तरह का इंतजाम कर सकता था। वो अपनी औलाद को भी पढ़ा लिखा कर अच्छे ओहदों के ऊपर, अच्छी जगहों के ऊपर मुलाजिम बना सकता था, तरक्की याफ्ता बना सकता था। लेकिन जिसके बाप के पास कुछ नहीं हो, ना स्कूल की फीस भरने के लिए पैसा हो, ना किताबें खरीदने के लिए उसके पास पैसा हो, ना घर में खाने के लिए कोई चीज़ें हो, तो फिर उसका बच्चा कैसे तरक्की कर सकता है, कैसे वो आगे बढ़ सकता है। तो
हम शुरू में बात कर चुके हैं कि मुआशरे के अंदर कुछ अफराद तरक्की कर गए, आगे बढ़ गए, और कुछ पीछे रह गए। उन्हीं लोगों के बीच में से तरक्की कर गए और जो पीछे बचे रह गए, उनके दिल में यही ख्याल आता है कि हमने ऐसा क्या किया कि हम तरक्की नहीं कर पाए। और उसके बाद मुआशरे में कोशिशें भी बहुत की गई लोगों को बराबरी के दर्जे पर लाने के लिए, और आज भी कोशिश की जा रही है कि सभी लोगों को सहूलियत मिले, सभी लोगों को ऐसे इंतज़ाम मिले कि वो भी तरक्की में अपने आप को तरक्की याफ्ता बना सकें, वो भी अपने आप को उन चीज़ों का हकदार मान सकें जो दूसरे लोगों को मुहैया हैं। तो वो सोच ही कह सकता है, लेकिन आज वही काठ का घोड़ा यही सोचकर उदास हो रहा है कि उसके 8-9 साल के लड़के चंदू ने महज इसलिए स्कूल जाना बंद कर दिया है कि वो उसके लिए ज़रूरत की चीज़ें नहीं जुटा सकता था। अब आज उसके दिमाग में कई बातें चल रही हैं, वो वज़न नहीं उठा पा रहा है, अपनी गाड़ी को आगे नहीं खींच पा रहा है, तो कई चीज़ों का उसके पीछे हाथ है। और एक चीज़ ये भी है कि आज उसके बेटे चंदू ने महज यानी सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़ दी है कि वो बुंदू अपने बेटे की ज़रूरियत की चीज़ें नहीं खरीद पा रहा था। जैसा हाल बुंदू का हुआ वही चंदू का होने वाला था। तो इसमें फिक्रमंद था वो कि मेरे बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी है, वो इसलिए कि मैं उसके लिए किताबें नहीं खरीद पा रहा हूँ, मैं अपने बेटे के लिए कॉपी और पेन नहीं खरीद पा रहा हूँ, मैं अपने बेटे के लिए स्कूल की ड्रेस नहीं खरीद पा रहा हूँ, मैं अपने बेटे को वो चीज़ें नहीं दे पा रहा हूँ वो जो दूसरे बच्चे स्कूल के अंदर लेकर आते हैं। मेरा बेटा उन सब से महरूम है। यही उसके मन में ख्यालात चल रहे हैं और वो इन ख्यालातों में फिर परेशान हो रहा है, क्योंकि उसको आगे हालात दिख रहे हैं कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरे वालिद मेरे लिए इंतज़ाम नहीं कर सकते थे, मेरे लिए वो सामान फराहम नहीं करा सकते थे जो दूसरों के पास थे, तो मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी थी, बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और आज मेरे साथी तरक्की कर गए हैं, अच्छे अच्छे कामों पर, अच्छे अच्छे ओहदों के ऊपर फाइज हैं, और मैं ठेला खींच रहा हूं। और कल मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, मेरा बेटा भी कल ठेला खींचेगा, मेरा बेटा भी मेरे ही नक्शे कदम पर चलेगा। तो ये बात उसको परेशान करे जा रही थी, ये सोचे जा रहा था कि किसी तरह से मेरा बेटा पढ़ ले। जब मैं अपनी जिंदगी की गाड़ी ठीक से नहीं खींच सकता, फिर इस ठेले को बोझ को क्यों खींचूं, बुंदू सोच रहा है। अब बुंदू मन ही मन सोच रहा है, ठेला खींच नहीं रहा, वहीं खड़ा हुआ सारी बातें ये सोच रहा है। पीछे गाड़ियां उसके हॉर्न बजा रही हैं, वजीर खड़े हुए हैं, डॉक्टर खड़े हुए हैं, स्कूल के बच्चे खड़े हुए हैं, इंजीनियर खड़े हुए हैं, पूरी दुनिया उसके पीछे रुकी हुई है। और इन ख्यालातों में वो गुम है कि मेरे बेटे ने आज स्कूल जाना बंद कर दिया है, कल को वो भी यहीं खड़ा हो जाएगा, कल को वो भी काठ का घोड़ा बन जाएगा, कल को वो भी इसी तरह के ख्यालात में डूबा रहेगा। और वो अपने बेटे के ख्यालात में ही डूबा हुआ है। तरह तरह की चीज़ें उसके दिमाग में आ रही हैं। कभी वो ये सोचता है कि मेरे साथी तरक्की कर गए और मैं पीछे रह गया, कभी ये सोचता है कि मेरे बाबा अगर मुझे पढ़ा देते, मेरे बाबा अगर मुझे अच्छी तालीम का इंतज़ाम कर देते तो मैं तरक्की कर जाता। और कभी वो अपने बेटे के बारे में सोचता चला जा रहा है, और फिर वो अपने आप से बातें कर रहा है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी का बोझ नहीं उठा पा रहा हूँ, तो फिर मैं गाड़ी भी क्यों खींचूं, मैं कुछ भी नहीं करता। वो जिंदगी से तंग आने वाली बातें करता है। वो सोचता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं एक तरफ बैठ जाऊं, खामोश बन जाऊं, काठ का घोड़े की तरह एक तरफ बैठ जाऊं। लेकिन मजबूरी उसको वो भी नहीं करने दे रही, क्योंकि उसके पेट भरने के लिए खाना भी जरूरी है, ग़िज़ा भी उसके बच्चों के लिए इंतजाम करना जरूरी है। तो वो अपने बच्चों की मुआशी जरूरियात को पूरा करने के लिए उस गाड़ी को खींचने के लिए मजबूर है। उसके दिल ने कहा कि ठेला जो पहले ही सरक नहीं पा रहा है, उसे छोड़ छाड़ कर अलग खड़ा हो जाऊं। उसकी हिम्मत पहले ही जवाब दे रही है। रह रहकर उसके दिल में ख्याल उठ रहे हैं कि एक दिन उसके चंदू को भी इसी तरह ठेले के बोझ को खींचना पड़ेगा, उसका चंदू भी इसी ठेले को आगे बढ़ेगा, इसी ठेले के साथ वो अपनी जिंदगी गुजर करेगा। तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अलग हट जाऊं, लेकिन मुआशी जरूरियात उसका हाथ बांधे हुए है, उसके कदम रोके हुए हैं, और वो फिर से पूरी ताकत लगा के उस ठेले को खींचने की कोशिश करता है। और इस ख्याल के साथ उसे अपनी जान टूटती हुई सी महसूस हो रही है, और उसके लिए एक कदम उठाना भी दुश्वार हो रहा है। वो खुद कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उसको अपने बेटे का ख्याल आ रहा है कि मेरे बाद मेरा बेटा भी ऐसे ही ठेला खींचेगा, उसकी ज़िंदगी भी इसी तरह ठेला खींचने के अंदर गुजरेगी, तो वो और ज़्यादा परेशान हो रहा है, और ज़्यादा उसके दिल में तड़प बढ़ रही है। आगे आते हैं। लेकिन
उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वो उतावले हो रहे हैं। ये सारे ख्यालात बुंदू के मन में आ रहे हैं, उसके जहन में सारी बातें चल रही हैं, वो सारी बातें सोच रहा है। काठ का घोड़ा बना हुआ सारी उसके दिमाग में कहानियां चल रही हैं, अपने बेटे के बारे में भी, अपने बाप के बारे में भी, अपने मुस्तकबिल के बारे में भी, अपने बेटे के मुस्तकबिल के बारे में भी। लेकिन जो उसके पीछे ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं वो अपने कामों के अंदर जाने की जल्दी के अंदर हैं। उनको सबको जल्दी है कि ये जो शख्स खड़ा हुआ है अपना ठेला साइड में करे, अपना ठेला आगे बढ़ा दे तो हम भी आगे बढ़ जाएं, यहां से निकलें। सब फंसे हुए हैं, वो उतावले हो रहे हैं, बार बार हॉर्न बजाकर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बार बार वो हॉर्न बजाते हैं और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उनमें से एक उसके पास आया और बोला, भैया जल्दी करो, परेशान हो रहे हैं सब। परेशानी के अंदर एक आ गया पास में उसके, और क्योंकि ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बहुत खराब हालत हो रही, सबको अपने अपने कामों की जल्दबाजी है, सबको अपने मुकर्ररा वक्तों पर पहुंचना है। एक आया और बोला कि भैया जल्दी करो, तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया अटकी हुई है, तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया रुकी पड़ी है, अटकी पड़ी है। अटकी है तो अटकी रहे। बुंदू जवाब देता है कि मेरे पीछे अटकी पड़ी हुई है, अगर अटकी है तो अटकी रहे, मैं अपना काम जैसे होगा वैसे ही करूंगा। बुंदू झुंझला कर बोला, जो लोग तेज जाना चाहते हैं उनसे कहो कि मेरे पैरों में भी पहिए लगवा दें। अब बुंदू की वजह से जिंदगी अटकी पड़ी हुई है, दुनिया अटकी पड़ी हुई है। बुंदू झुंझला कर जवाब देता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, अटकी है तो अटकी रहने दो, अगर आगे जाना चाहते हो तो मेरे पैरों में भी पहिए लगा दो, मुझे भी गाड़ी दे दो, मुझे भी, मेरे लिए भी ऐसे इंतजाम कर दो जो तुम्हारे लिए तुमने इंतजाम कर रखे हैं, मुझे भी तरक्की के अंदर भागीदार बनने दो, हिस्सा लेने दो मुझे भी तरक्की के अंदर। और ये बात उसकी ठीक भी है। सभी लोग पैदल चल रहे हैं, सभी लोग गाड़ियों पर चल रहे हैं, तरक्की याफ्ता हो गए, तरक्की कर ली, फिर एक तबका ही तरक्की क्यों नहीं कर पाएगा भाई? एक तबका ही पीछे क्यों रह जाएगा? उसको ही पीछे क्यों छोड़ दिया गया है? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। बात तो ठीक कहता है, किसी ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि कुछ लोग इतने तेज हो जाएं कि वो हवा से बातें करने लगें, और कुछ इतना मजबूर कर दिया जाए, कुछ को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उनके लिए कदम उठाना भी दुश्वार हो जाए। ये सब बातें गाड़ियों के हॉर्न की आवाज और लोगों के शोर में दबी जा रही हैं। वापस से बातें कर रहे हैं लोग। बुंदू ने कहा है कि अटके हैं तो अटके रहने दो, और जल्दी है उन्हें तो मेरे पैरों में भी पहिए क्यों नहीं लगवा दिए, मुझे भी तरक्की करने क्यों नहीं दी, मुझे भी अपना अलग मुकाम बनाने क्यों नहीं दिया, ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया, ऐसा मुआशरा क्यों नहीं बनाया कि सभी लोग उसमें तरक्की करें। अब मेरी वजह से अटके हैं तो अटके रहो। तो बच्चों, यहां पर उन लोगों के बारे में बात उठाई जा रही है जो तरक्की नहीं कर पाए हैं, और तरक्की वो इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारे मुआशरे ने ऐसा माहौल ही नहीं बनाया कि सभी लोग बराबरी से तरक्की कर पाए। बुंदू जैसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो परेशानियों के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। कोई उनकी बात करने वाला नहीं है, कोई उनकी आवाज उठाने वाला नहीं है। वो खुद अपने दुख दर्द में मुब्तला हैं, अपने गमों में मुब्तला हैं, वो परेशान हैं, वो गरीब हैं, उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो वो अपने बच्चों को आला तालीम कैसे हासिल कराएंगे? उनके घर के अंदर खाने की चीजें मुहैया नहीं है तो अपने बच्चों के लिए वो महंगी ट्यूशन का इंतजाम कैसे करेंगे, महंगी किताबों का इंतजाम कैसे करेंगे? तो उनके बच्चे पीछे रह जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, और उनके साथी जो हैं, जो पैसे वाले हैं, दौलतमंद हैं, जिनको सहूलियतें मिली हुई हैं, वो तरक्की कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बुंदू कहता है कि मेरे पैरों में भी पहिए लगवा दो, मुझे भी ऐसे सामान मुहैया करा दो, ऐसे माहौल बना दो कि मैं भी तरक्की कर सकूं, मेरे बेटे भी तरक्की कर सकें, मेरी औलादे भी फल फूल सकें। ऐसा कैसे कि कुछ लोग तो तेज रफ्तार गाड़ियों के अंदर फर्राटे से इधर उधर भाग रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा माहौल बना दिया गया है कि वो कदम कदम भी नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं, कदम बढ़ाने के अंदर उनकी जानें निकल रही हैं। इस तरह का माहौल बना दिया गया है। तो यहां पर बराबरी की बात होती है कि ऐसा माहौल बनाया जाए, ऐसा मुआशरा बनाया जाए कि जहां सबको बराबरी का मौका मिले, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, सबको ऊंचाइयों पर जाने का मौका मिले। इस तरह का माहौल हो, इस तरह की तालीम हो कि जो सबके लिए बराबर हो, सबको तरक्की के रास्ते पर लेके जाने वाली हो। तफरीक किसी के अंदर नहीं हो, कोई बड़ा नहीं हो, कोई छोटा नहीं हो, ना मजहब के आधार पर छोटा बड़ा हो, ना जात पात की बुनियाद के ऊपर छोटा बड़ा हो, ना कुछ और
बात ऐसी हो जिसके ऊपर तफरीक की जाए। सभी को मिलकर तरक्की करने के सामान मुहैया कराने चाहिए और सभी को साथ लेकर बड़े इस तरह का निजाम हमें बनाना चाहिए। बच्चों आगे आते हैं। यहां पर काठ के घोड़े में कदम उठाने की हिम्मत नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा और उसके पीछे भीड़ में वजीर रुका हुआ है जिसे किसी गैर मुल्की वफद से मुकर्रर वक्त पर बात करना है। अब काठ का घोड़ा बुंदू को बना दिया गया है, बुंदू काठ का घोड़ा बन गया है, कोई हरकत नहीं है, पूरी दुनिया उसके पीछे रुकी हुई है, उसके पीछे भीड़ है बहुत सारी, वजीर रुका हुआ है जिसे किसी गैर मुल्की वफद से मुकर्ररा यानी तयशुदा जो फिक्स कर दिया गया है उस वक्त के ऊपर मिलना है, मुलाकात करनी है, लेकिन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जाम में फंसा हुआ है। वो ड्राइवर अटका हुआ है जिसे मुल्क के किसी दूसरे शहर की तरफ रेलगाड़ी लेकर जाना है। एक ड्राइवर भी फंसा हुआ है जो रेलगाड़ी लेकर जाएगा, रेलगाड़ी का ड्राइवर है। स्कूल के वो बच्चे रुके हुए हैं जो कल के मालिक होंगे, मुस्तकबिल हैं आने वाले वक्त के, वो बच्चे भी इस जाम में फंसे हुए हैं। डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर सबके कदम बंद कर रह गए हैं और सभी हमारे मुआशरे के लिए जरूरी है, ये सब जिंदगी के लिए जरूरी है, लेकिन बताया गया है कि बुंदू भी जरूरी है। ये सब आगे बढ़ेंगे, सब तरक्की करेंगे, स्कूल के बच्चे मुस्तकबिल बनाएंगे, वजीर मुल्क का निजाम देखेगा, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, कारखानेदार, फैक्ट्रियों के मालिक सभी अपना काम करेंगे, लेकिन बुंदू की तरक्की के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर बुंदू तरक्की नहीं कर पाया तो कोई भी इनमें से तरक्की नहीं कर पाएगा। तो ये सब फंसे हुए हैं और बुंदू काठ का घोड़ा अंधेर देव के बाजार में अपने ठेले के साथ खड़ा हो गया है। उसके पांव में हरकत आए तो जिंदगी आगे बढ़े और बुंदू के पांव में ही हरकत नहीं हो रही। बुंदू को इतना कमजोर बना दिया गया है, मुआशरे में ऐसा कर दिया गया है कि वो कोई तरक्की करने की हालत में नहीं है। यहां पर बच्चों हमारा सबक मुकम्मल हो गया है और काठ का घोड़ा इस सबक का उन्वान था। काठ का घोड़ा यानी लकड़ी का घोड़ा। और आपने देखा कि बुंदू किस तरह से लकड़ी का घोड़ा बन गया है। बुंदू ही नहीं, बुंदू के जैसे लाखों हजारों शख्स हमारी दुनिया में, हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, जो आपको नजर आ जाएंगे। उनके साथी पढ़ लिख कर अच्छे ओहदों के ऊपर, अच्छी जगहों के ऊपर तालीम हासिल करके पहुंच गए हैं, लेकिन उन लोगों की औलादें आज भी वही काम करती आ रही हैं जो वो कर रहे हैं। वो निचले तबके के अंदर चले गए हैं, कोई उनके अंदर कामयाबी के इम्कानात नजर नहीं आ रहे, कोई जद्दोजहद नजर नहीं आ रही है, गैर बराबरी का सलूक उन लोगों के साथ किया जा रहा है। तो हमें आगे बढ़कर पढ़ लिख कर ऐसा मुआशरा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि जहां पर सभी के साथ बराबरी का सलूक किया जाए। और यही पैगाम रतन सिंह इस काठ का घोड़ा अफसाने के जरिए दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों के लिए तरक्की के लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएं और कुछ को तरक्की के लिए तंग दरारों से, तंग रास्तों से होकर गुजरना पड़े। सभी को बराबर की राह मिलनी चाहिए, सभी की राह हमवार होनी चाहिए। सबक का दूसरा हिस्सा है बच्चों, ये मुकम्मल हो गया है। तीसरे हिस्से के साथ में फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।